नमस्कार मित्रों। भारत में हृदय रोग बहुत तेज़ी से न केवल फैल रहे हैं बल्कि घातक साबित हो रहे हैं। कल एक खबर मुंबई महाराष्ट्र से आई थी कि मुंबई में एक 9 साल की लड़की का बाईपास सर्जरी से हृदय ठीक किया गया है, उसकी जान बचाई गई है। और ये भारत के लिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी तक हृदय संबंधी जो रोग थे वो 30-35 साल के बाद सामने आते थे और उसके बाद हृदय रोगियों की संख्या अचानक बढ़ने लग जाती थी। लेकिन अब हृदय रोग छोटे बच्चों को भी बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है। इसके कारण बच्चों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। तो हमें जानने की आवश्यकता है कि भारत में हृदय संबंधी रोग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं और इनके पीछे क्या कारण हैं। क्या उन कारणों को निकालने के बाद हम हृदय रोगों से बाहर आ सकते हैं। तो ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज हम इसी विषय पर कार्य करेंगे, इसी विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। भारत में हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत मुख्यतः 1980 के बाद से शुरू हुई। 1980 से पहले बहुत कम हृदय रोगी होते थे, यहाँ तक कि 1960 के आसपास तो भारत में ऐसे बहुत कम चिकित्सक थे जिनको हृदय संबंधी रोगों की जानकारी थी या जो हृदय संबंधी रोगियों का इलाज करते थे। क्योंकि 1960 के आसपास तो बहुत कम ऐसे चिकित्सक थे जिनके पास ब्लड प्रेशर का नापने का यंत्र होता था या फिर ईसीजी मशीनें थीं। क्योंकि ज़्यादातर 1980 तक तो डॉक्टर्स या तो स्टेथोस्कोप से काम करते थे या फिर उनके पास थर्मामीटर होता था। इसलिए जब भी कोई मरीज उनके पास आता था तो सबसे पहले थर्मामीटर निकाल के उसको मुंह में घुसेड़ दिया जाता था। थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता था या फिर स्टेथोस्कोप लगा के छाती से कुछ सुनने का प्रयास किया जाता था या कमर पर लगा के एक तरह से मरीज को संतुष्टि दी जाती थी। ब्लड प्रेशर सेट तो इतना पॉपुलर तब नहीं था और उसके बाद धीरे धीरे भारत में ब्लड प्रेशर का सेट आने लगा। तो लोगों को पता लगा कि ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप भी कोई समस्या है और हृदय संबंधी रोगियों की संख्या तो उसके बाद बहुत तेज़ी से असीमित होकर बढ़ने लगी और ये धीरे धीरे खतरा होता चला गया। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोगों को हृदय संबंधी गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 60-70 लाख लोगों को तो मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है और उसमें से 1/3 लोग हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर अपने जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, अपना जो समाज होता है और इस धरती को छोड़कर हमसे विदा ले जाते हैं। तो ये गंभीर समस्या है और जो 1/3 लोग ठीक होते हैं उनको भी जीवन भर सावधानी रखनी पड़ती हैं, दवाएं सेवन करनी पड़ती हैं और हृदय संबंधी रोगों में उन दवाओं का सेवन किया जाता है जो हमारे लिए बैसाखी का सहारा बन जाती हैं। जैसे बैसाखी का सहारा लेकर एक जिस व्यक्ति के पैर खराब है, चलता है, तो बैसाखी उससे हटा ली जाए तो वो खड़ा नहीं हो पाता, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हृदय संबंधी रोग या कई और बीमारी ऐसी हैं जिनमें यदि रोगी को दवाओं का सेवन कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ जाए तो वो बैसाखी की तरह वो नीचे गिर जाता है, यानी कि दवाओं के रोक देने से उसके जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। तो ये गंभीर समस्या है कि अनायास 1980 के बाद भारत में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि भारत में हृदय रोगियों की संख्या असीमित स्तर से बढ़ने लगी और हृदय रोग गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आने लगा। वैसे हृदय रोग जो विशेषज्ञ हैं, चाहे भारत के हों या विदेशों के हो, कई तरह के कारण ढूंढते हैं, कई तरह की थ्योरियाँ देते हैं, लेकिन वो सब अविश्वसनीय लगती हैं। जैसे पश्चिम की थ्योरी है कि भारतीयों की जो कोरोनरी रक्तवाहिनी है या हृदय महाधमनी है उसका साइज अंदर से थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है, उसका साइज थोड़ा कम रहता है, इसलिए भारतीयों को या दक्षिण एशियाई लोगों को हृदय रोग का ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन हमें एक बात सोचना चाहिए कि क्या भारतीय दक्षिण एशिया की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, पिछले 1980 के बाद से पैदा हुई, क्योंकि हम तो यहाँ हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से इसी ज़मीन के हिस्से पर अपना जीवन यापन किया है, तब इन लोगों को हृदय रोग की जो हृदय संबंधी धमनी की जो शिकायत थी वो नहीं रहती थी। यानी कि ये थ्योरी जो हृदय संबंधी विशेषज्ञ हमारे सामने रखते हैं कोई ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है। ऐसी अन्य थ्योरियाँ भी हैं। वैसे 1980 के बाद भारतीय जो
स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने लोगों को एक एडवाइजरी देनी शुरू कर दी। एक तरह से एक अंधविश्वास चला दिया कि यदि आप दूध घी का प्रयोग करेंगे, आप घर के देसी घी का प्रयोग करेंगे तो आप हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। आप हृदय रोगी संबंध कारण आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, या आपको पैरालिसिस का सामना करना पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखने में आया है कि 1980 के बाद ही भारत में डालडा घी का प्रचलन शुरू हुआ, जिसे कहते हैं हम वेजिटेबल्स घी का प्रयोग शुरुआत हुई, ट्रांस फैट का शुरुआत हुआ, रिफाइंड ऑयलों जो ऑयल हैं उनका प्रचार प्रसार बढ़ा और ज़्यादातर भारतीय आबादी इन पर आ गई। उसने देसी घी खाना छोड़ दिया, दूध मलाई मक्खन खाना छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में हृदय संबंधी रोगों का प्रकोप बढ़ा नहीं। 1980 से पहले भारत में हृदय संबंधी रोग बहुत कम देखे जाते थे, लेकिन जब से हमने रिफाइंड तेलों का उपयोग शुरू किया या फिर हमने वेजिटेबल्स घी का सेवन शुरू किया, अनायास हमारे समाज के अंदर हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। यानी वो थ्योरी गलत थी जो थ्योरी हमको समझाई गई, और जिस थ्योरी को लेकर हम आज भी आगे बढ़ते हैं कि हम इसलिए हृदय रोगी बन रहे हैं, हमें हृदय रोगों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करते। जबकि आज भारत में परंपरागत तेल घी की जगह 80% लोग केवल रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं, और रिफाइंड तेल भी ऐसे जो पहली अनसैचुरेटेड पॉली कैटेगरी से आते हैं, जिसमें कुसुम का तेल आता है, सनफ्लावर का तेल आ जाता है, सोयाबीन का तेल आ जाता है, और कई में तो पाम ऑयल आ जाता है। लेकिन ये सब हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले साबित हो रहे हैं। इनके कारण हमारे शरीर के अंदर फैट का जो संतुलन बिगड़ता है, हम फैट से कोलेस्ट्रॉल के शिकार बनते हैं। हमारे रक्त धमनियों में जो खून बहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त धमनियों के अंदर परत दर परत जमकर हमें हृदय रोगों की तरफ धकेल देता है। जब हमारी रक्त धमनियाँ अंदर से अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी उनमें रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, तो हमें हृदय रोग का सामना करना पड़ता है, हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। हृदय संबंधी कुछ पेशियाँ निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाती हैं, या फिर यदि किसी अन्य धमनी में यह रुकावट आती है तो वो अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जब ब्रेन के अंदर ऐसी रुकावट पैदा होती है तो हमें ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं बहुत सारे हमारे आसपास से लोग मिल जाएंगे जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद अपंगता का जीवन जीने पर विवश हैं, जो पैरालिसिस ग्रस्त हैं, ना जो बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना अपने हाथ से कोई वस्तु उठा पाते हैं। तो ये गंभीर समस्या पैदा हो रही है। तो अब प्रश्न ये हो जाता है कि हृदय संबंधी ऐसी गंभीरताओं से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बचने का उपाय है तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो ऐसे ही बेबस होके हम डॉक्टरों पर अपनी जान है वो उनको देते रहेंगे, अस्पतालों में अपनी हम ज़िंदगी ख़त्म करते रहेंगे, समाप्त करते रहेंगे, और इलाज के नाम पर जो जीवन भर हम कमाई करते हैं, धन संचित करते हैं, वो सब सिर्फ अस्पतालों में जमा होने के लिए करते हैं। क्योंकि बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत की 100% आबादी हृदय रोगी संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाएगी। यानी कि हर व्यक्ति को हृदय संबंधी इलाज लेना पड़ेगा। आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में दुनिया भर में हृदय संबंधी रोगों से जितनी दवाइयाँ बिकती हैं उनमें से 60% का जो खरीदार केवल भारतीय जनता है। भारत में उनकी 60% मेडिसिन की खपत होती है। तो एक गंभीर समस्या है। भारत में हर साल 7 से 8 लाख स्टेंट डाले जाते हैं, और करीब 1.5 से 2.25 लाख बाईपास सर्जरियाँ होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे सामने कितना बड़ा खतरा है, और खतरा ही नहीं, हमारे ऊपर कितना आर्थिक बोझ है, आर्थिक जो हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, आप समझ सकते हो। इसीलिए भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं, भारत सरकार भी कहती है, और जो WHO जैसी संस्था हैं वो निरंतर हमें ये सिखाने का कोशिश करते हैं कि भारत में जिस तेज़ी से हृदय रोग संबंधी रोग बढ़ रहे हैं इसी तरह हमें हृदय रोग विशेषज्ञ तैयार करने चाहिए। हृदय संबंधी जो अस्पताल हैं उनको खोलना चाहिए, क्योंकि जब अस्पताल खोलेंगे उनमें डॉक्टर अपॉइंट होंगे,
स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो एक बड़ा व्यापार उनके सामने आ जाएगा। इससे विश्व की जो दवाइयाँ हैं, जो स्टेंट हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो पाएंगी। तो हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने का सहज साधारण उपाय है कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का संतुलन ना बिगड़े, हृदय संबंधी विकृतियाँ ना पैदा हों। तो उसके लिए हमें अपने खान पीन और जीवन शैली पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो हमारे यहाँ प्रचलन शुरू हो गया कि हम एक तो रिफाइंड तेलों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने लगे। तो हमें रिफाइंड तेलों का जो कंज्यूमशन है, सेवन करना छोड़ देना चाहिए। इससे एक और इफ़ेक्ट पड़ा है कि रिफाइंड तेल बेचने वाली कुछ कंपनियां हैं, क्योंकि यदि किसी को रिफाइंड प्रोसेस यूनिट लगाना है तो उसमें कई करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ता है। जबकि उससे पहले हम जो कोल्हू होते हैं, तेल के जो पिलर्स होते हैं, उनसे कहीं भी अपना तेल निकलवा के हम उसका इस्तेमाल करते थे, या घी के रूप में हम देसी गाय भैंस जो रखते थे उनका प्रयोग करते थे। भैंस का घी भी कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। हाँ, उससे हमारी मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक क्षमता से बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर पौरुषता आती है, हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां और फैट की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है, चंचलता और दिमाग की क्षमता अवश्य भैंस के दूध और घी के प्रयोग से घटती है। लेकिन वो शरीर पर इतना प्रभाव या इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। लेकिन जो जर्सी गाय है या जो डेयरी का दूध है, वो तो सीधे सीधे हमको उसको प्रभावित करता है। हाँ, इसकी जगह यदि हमें देसी गाय का दूध, घी या उसके जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी हैं, क्योंकि गाय के देसी घी में तो ऐसे गुण हैं जो हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर यदि बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगी है, इसमें हम लिपर इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कह सकते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ने लगी है, ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने लगा है। तो गाय का जो देसी घी है उसके सेवन से ये घटने लग जाते हैं, सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। और जो उपयोगी हमारे लिए स्वास्थ्यकारी जो HDL है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो गाय का घी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि गाय के घी में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसको हम अति आवश्यक फैटी एसिड की श्रेणी में रखते हैं, उसकी मात्रा अन्य सबसे ज़्यादा अधिक रहती है। और केवल गाय का घी ही ऐसा पशु आहार है, पशु से प्राप्त खाद्य है, जिसके अंदर ऐसे अमीनो एसिड, ऐसे फैटी एसिड उपलब्ध रहते हैं। अन्यथा फैटी एसिड के लिए हमें या तो अपने शरीर पर निर्भर करना पड़ता है, या मछली आदि पर या कुछ ड्राई फ्रूट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे अलसी की जो बीज होते हैं उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में रहता है, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ, यदि आपने अपने शरीर को दुरुस्त रखना है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रोकना है, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो आप सही समय पर अपना भोजन लें, रात्रि को देर से खाना ना लें, खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेटना, क्योंकि इससे आपकी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है या भोजन को पचाने की गति है उस पर प्रभावित पड़ता है, लीवर सही तरह से काम नहीं कर पाता, और आपके शरीर के अंदर जो पोषक तत्व चाहे अमीनो एसिड के रूप में पहुँचें या फैटी एसिड के रूप में पहुँचें, वो आपके शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाते, वो आपके शरीर में संचित होकर हृदय रोग की तरफ आपको ले जाते हैं। तो आप देर से भोजन ना करें, भोजन खा के तत्काल अपने बिस्तर पर लेटना, उससे पहले कुछ घूम लें, कुछ इधर उधर टहल लें, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। और रात्रि का भोजन यदि बिस्तर पर जाने से 1-1.5 घंटे पहले कर लिया जाए तो ये आपके लिए एक तरह का सुरक्षात्मक कदम हो सकता है। दूसरा, आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, और आहार के रूप में आप परिष्कृत आहार से बचें। आप अपने आहार में कम से कम एक बार, जिसे हम जो पारंपरिक आहार कहते हैं, पारंपरिक अन्न कहते हैं, उसका सेवन करें। पारंपरिक अन्न में वैसे तो आजकल मोटे अनाज के रूप में उसे पहचाना जाता है, लेकिन पारंपरिक अनाज के रूप में आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं, आप
कोदों का प्रयोग कर सकते हैं, रागी का प्रयोग कर सकते हैं, या उसकी जगह मंडुआ का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हैं, तो उसकी जगह कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल घटाते हैं, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, आप बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। इसके अलावा आपको नियमित रूप से श्रम करना चाहिए। वैसे श्रम की जगह यदि आप योग आसन का अभ्यास करने लगें, क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, आपके शारीरिक अंगों की क्षमता को बनाए रखने में, बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और योग आसनों के बारे में मैंने पहले कई वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया, आप वहाँ देख सकते हैं। वैसे मैं इस पर आगे भी चर्चा करता रहूँगा। तो आपको यदि हृदय संबंधी रोगों से बचना है, अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को सीमित रखना है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को सामान्य स्तर पर लाना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले तो आप अपने खान पीन पर ध्यान रखें, अपनी आहार व्यवस्था पर ध्यान रखें, अपनी जीवन शैली में आप बदलाव लाएं, और मानसिक तनाव से बचने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि मानसिक तनाव से आपके शरीर की जो बायोकेमिक जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। इसके साथ में यदि मानसिक तनाव से पीड़ित रहने पर स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण आपके खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जैसे जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती जाती है। इससे भी आप बचने का प्रयास करें, और इससे आप हृदय संबंधी रोगों से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।